हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट आंसर की होल पेपर एनालिसिस विद डिटेल सॉल्यूशन 4 जनवरी 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमेशा से मैं कहता आया हूँ, यहाँ पर हम लोग वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो बच्चे मुझे बताते हैं। मेमोरी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करते हैं। मे बी कोई कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्टली नहीं डिस्कस हो पाते हैं, लेकिन यहाँ 90 से 95% क्वेश्चन जो हैं कि बच्चों द्वारा जो बताए जाते हैं उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस याद हों आज के शिफ्ट 1 के 4 जनवरी 2022 के, तो ज़रूर कमेंट के द्वारा बताइएगा। स्टार्ट करते हैं, फटाफट देख लेते हैं ताकि आपके आने वाले नेट एग्जाम्स में इन क्वेश्चन से कुछ हेल्प आपको मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इन द ईयर 2020, यानी कि वर्ष 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया था। ऑप्शंस बच्चों ने जो बताया है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है आपका नवी मुंबई, ठीक है, बी है इंदौर, सी है सूरत और डी है चंडीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंदौर होगा। इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था वर्ष 2020 में। तो इसका साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा कि ताकि आपको जो है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मिलते जुलते पूछे जाएँ उसमें भी आपको मदद मिल सके। तो इसका जो राइट आंसर है इंदौर होगा। अब हम लोग डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 हुआ था उसमें 4242 सिटीज़ और 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स और 92 गंगा टाउन्स लिए गए थे इस सर्वे में, और 28 दिन तक ये सर्वे किया गया था, जिसमें जो रिजल्ट निकल के आया था इंदौर को रैंक 1 मिला था। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया गया था। उसके बाद सेकंड रैंक है सूरत, थर्ड रैंक पर है नवी मुंबई और फोर्थ है अंबिकापुर। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन था नवी मुंबई, सूरत और चंडीगढ़। तो सूरत जो है सेकंड नंबर पे है, इंदौर फर्स्ट नंबर पे है, नवी मुंबई जो है थर्ड नंबर पे है, ठीक है। तो नवी मुंबई के बाद आपका जो चंडीगढ़ है वो टॉप 10 में भी नहीं है। अब लेटेस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वर्ष 2021 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट आए हैं उसमें जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है वो भी फिर से इंदौर ही है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 फॉर ओवर 1 मिलियन पॉपुलेशन, जो सबसे स्वच्छ सिटी है। आगे आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021 की रैंकिंग के हिसाब से सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वो भी इंदौर ही है जो कि मध्य प्रदेश की सिटी है। फिर सेकंड नंबर पे फिर से सूरत है, थर्ड नंबर पे इस बार विजयवाड़ा आ गया है और फोर्थ नंबर पर नवी मुंबई है, और फिफ्थ नंबर पर जो है आपका पुणे है, 6 पर रायपुर है, 7 भोपाल, 8 वडोदरा, 9 विशाखापट्टनम और 10 अहमदाबाद। यानी कुल मिला के अगर हम नवी मुंबई की बात करें तो देखिए पहले 2020 में थर्ड प्लेस पर था, अब एक प्लेस खिसक गया है, चौथे प्लेस पर आ गया है। लेकिन इंदौर ने अपना स्थान कायम कर रखा है, वो अभी भी नंबर 1 प्लेस पर है। वर्ष 2020 में भी था और 2021 में भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड पूछा गया था, IPv6 में कितने बिट्स होते हैं। ऑप्शन है आपका 32 बिट्स, 64 बिट्स, सी है 128 बिट्स या डी 512 बिट्स। तो देखिए IPv6 का इसका जो राइट आंसर है इसमें टोटल 128 बिट्स होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन भी ध्यान से समझिएगा कि यहाँ बिट्स में आंसर पूछा था। मान लीजिए बाइट में पूछता तो आंसर बदल जाता। 1 बिट में जो है आपके 1 बिट इक्वल टू होता है, माफ़ कीजिएगा 1 बाइट इक्वल टू होता है आपका 8 बिट, ठीक है। 1 बाइट इक्वल टू आपका होता है 8 बिट। तो अगर अगर बाइट में क्वेश्चन पूछता तो 128 को हम लोग 8 से डिवाइड कर देते, फिर जो आंसर आता वो होता यानी कि 16 बाइट, 8 1 जा 8 और 4 8 6 जा 48, है ना। यानी कि तब 16 बाइट आंसर होता। अब अगर क्वेश्चन मैं ये कहना चाहूँ कि IPv6 में कितने बिट्स होते हैं तो टोटल 128 बिट्स होते हैं, और अगर बाइट की बात करें तो 16 बाइट होते हैं, यानी 16 128। अब IPv6 होता क्या है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए IPv का पहले फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, IPv6, ठीक है।
इज़ द मोस्ट रीसेंट वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का मोस्ट रीसेंट वर्जन है। इससे पहले IPv4 चल रहा था और अभी भी चल रहा है कहीं कहीं, ठीक है। IPv4 चल रहा था और IPv6 जो है इसका लेटेस्ट वर्जन है किसका, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। ये होता क्या है, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स एन आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क्स एंड राउट्स ट्रैफिक अक्रॉस द इंटरनेट। यानी ये एक तरीके का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इंटरनेट सर्विसेज का, जो क्या प्रोवाइड करता है, आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, सिस्टम की लोकेशन यानी कंप्यूटर या जो भी नेटवर्क है उनके लिए रूट ट्रैफिक डिसाइड करता है, अक्रॉस द इंटरनेट लोकेशन डिसाइड करता है। ये सारे काम जो है कौन करता है, IPv6 करता है। IPv6 डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो देखिए IPv6 वॉज डेवलप्ड बाई द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF, ठीक है, टू डील विद द लॉन्ग एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम ऑफ IPv4 एड्रेस एग्जॉशन। यानी कि IPv4 जो इससे पहले चल रहा था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको ओवरकम करने के लिए IPv6 लाया गया है, जिसे डेवलप किया है IETF ने, ठीक है। तो IPv6 एड्रेस होता कैसा है ये आप देख लीजिए। 128 बिट्स का होता है, 16 बाइट्स का होता है, यानी 128 बिट्स और या कह सकते हैं 16 बाइट्स। अब मान लीजिए आगे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि IPv6 में कितने बाइट्स होते हैं, तो ये 16 बाइट्स होते हैं। और कौन सा नोटेशन यूज़ होता है, हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज़ होता है, और बाइनरी नोटेशन को में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके बिट होते हैं, ठीक है। ये इसका लिखने का तरीका है, ठीक है। तो 4 4 4 4 4 4 4 इस तरीके से हैं आपके, 32 हैं टोटल। तो ये था IPv6 से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ओजोन लेयर को कौन सी गैस सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ओजोन लेयर आप लोगों ने सुना ही होगा, O3 जो होती है। ऑप्शन है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या SO2। तो इसका जो राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हालांकि CO2 भी है या और भी गैसेज हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी गैस पहुँचाती है। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी HCFCs एंड हैलोन्स डिस्ट्रॉय द अर्थ्स प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर। यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोन्स जो हैं सबसे ज़्यादा अर्थ के प्रोटेक्शन को यानी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक है। UVB रेज आर जनरेटेड फ्रॉम द सन, यानी कि जो UVB रेज जनरेट होती हैं सन से, उससे हमारा सुरक्षा करती हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जैसा हम बात करें ओजोन लेयर को ही लेकर, तो देखिए ओजोन लेयर के संरक्षण की बात सबसे पहले की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब आपका आया था 1987 में, उसमें एक कन्वेंशन हुआ था, लगभग 184 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट की थी। इन्होंने क्या कहा था कि ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं। तो उसी दिन से यानी 16 सितंबर 1987 से जो है, इसी दिन से जो है वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाया जाने लगा। विश्व ओजोन दिवस भी पूछा जाता है किस डेट को मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन पेपर में। गोल क्या है इसका, एड्रेस ओजोन डिप्लीशन, यानी ओजोन डिप्लीशन को सुरक्षित करना, उसको जो है उसको डिप्लीट होने से बचाना ओजोन लेयर को, ठीक है। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए है। अब ओजोन लेयर की बात करें कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। आपका स्ट्रेटोस्फेयर की जो निचली परत होती है, देखिए ओजोन लेयर यहाँ छोटा सा लिखा है, 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में ओजोन लेयर पाया जाता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें किगाली समझौता जो आपका है लगभग 15 अक्टूबर 2016 को फिर से जो है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जितनी कंट्रीज़ ने भाग ली था उनकी फिर से बैठक हुई 15 अक्टूबर 2016 को, यानी 197 पार्टीज़ थी। इसमें क्या हुआ कि किगाली समझौता, जो कि किगाली जो रवांडा में स्थित है, यहाँ पर एक समझौता फिर से हुआ। यहाँ पर बात की गई कि जो ओजोन लेयर है, यानी देखिए क्या लिखा है, एग्रीड टू एन अमेंडमेंट टू इंक्लूड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स फेस डाउन अंडर MPs, है ना, अनलाइक पेरिस एग्रीमेंट MPs लीगली बाइंडिंग। यानी कि फिर से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को और क्या करना और उसको कंट्रोल करना पूरे देश में, पूरे विदेश में, मतलब वर्ल्ड लेवल पे। तो इसके लिए फिर से समझौता हुआ था किगाली रवांडा में, जो कि ओजोन लेयर से ही संबंधित है। और ये कब फोर्स में आया, 1 जनवरी 2019 को। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर डाल रखी थी। और इन्होंने टारगेट क्या रखा है 2020 से 22 में, यानी 80% जो है 80% तक क्या करना, रिडक्शन करना बाई 2045 तक, ठीक है। बेस लाइन रखा गया है 2022
और फ्रीजिंग करना है 2024 और 2045 तक यानी 2045 तक 80% रिडक्शन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरीके से 2047 तक 85% जो है कंट्रोल करने का, डिडक्शन करने की बात इन्होंने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सिटीज़ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। क्वेश्चन एग्जैक्टली बच्चे बता नहीं पाए थे, लेकिन मोटा मोटा एक क्वेश्चन ये था कि यहाँ शहर दे रखे हैं और इन्हें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना था। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े में सेट करना था। तो तमिलनाडु, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, ये 5 सिटीज़ दे रखी हैं और 2011 की जनसंख्या के हिसाब से इन्हें सेट करना है। तो देखिए जो तमिलनाडु है 7वें नंबर पे, तमिलनाडु की पॉपुलेशन अगर हम 2011 की बात करें तो तमिलनाडु की पॉपुलेशन जो है आपका लगभग 2011 में आपका है 5.96। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की 16.49, ठीक है। तमिलनाडु के बाद आपका पूछा गया है हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली की बात करें तो एनसीटी ऑफ दिल्ली 1.38 और हरियाणा के बाद आपका माफ़ कीजिएगा दिल्ली के बाद आपका है हरियाणा, चंडीगढ़ का देखिए 0.09 है और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो है आपका 17 नंबर पे है 2.09। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे कम जो है चंडीगढ़ है, यानी पहले 0.09 चंडीगढ़, फिर उसके बाद एनसीटी ऑफ दिल्ली, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हरियाणा का नंबर आ रहा है और हरियाणा के बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद यूपी का नंबर है। यानी कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे कम जनसंख्या 2011 सेंसस के हिसाब से चंडीगढ़ की है, यानी फर्स्ट नंबर पे चंडीगढ़ है, फिर दिल्ली सेकंड नंबर पे, फिर उसके बाद हरियाणा थर्ड नंबर पे, फिर फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु और फिफ्थ नंबर पे यूपी है। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन तो बच्चे नहीं बता पाए, लेकिन जहाँ तक इसको मैंने डिस्कस किया है मे बी क्वेश्चन यही है। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन एग्जैक्टली याद है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था, इसके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा आपका चंडीगढ़, देन आपका दिल्ली, फिर हरियाणा, फिर तमिलनाडु और यूपी, यानी यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था अबाउट ग्लोबल वार्मिंग गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग गैसेस के बारे में पूछा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग गैसेस क्या है। तो इसको जनरल टर्म में मैंने डिस्कस कर लिया है क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन बच्चे नहीं बता पाए थे। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग गैसेस होती क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग के। तो जो सबसे पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग होने का, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो हमारा वातावरण है, पृथ्वी का जो वातावरण है गर्म हो रहा है, तो इसकी वजह से डिसबैलेंसिंग हो जा रही है गैसेस की। मतलब जितनी गैसेस अर्थ पर आ रही हैं या रेडिएशन जितना हो रहा है उतना वापस नहीं जा पा रहा है या इकट्ठा हो जा रहा है, तो इसकी वजह से गैसेस का डिसबैलेंसिंग हो जा रहा है और इसी को हम लोग कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग गैसेस, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग गैसेस कह रहे हैं। तो सबसे पहले मेन रीज़न क्या है, देखिए ग्रीन हाउस गैसेज आर द मेन रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मेन सोर्स क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और देखिए बात करें अगर वेरिएशन इन द सन्स इंटेंसिटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन और अर्थ्स ऑन फीडबैक लूप, ये 5 कारण जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के मेन हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेज आखिर है क्या, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा था ग्लोबल वार्मिंग गैसेज कौन कौन सी हैं। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वही ग्लोबल वार्मिंग गैसेज हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो देखिए अ ग्रीन हाउस गैसेज GHG, और ये इसका सिंबल है, इज ए गैस दैट एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स रेडिएंट एनर्जी विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज, है ना, कॉजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज अर्थ्स एटमॉस्फेयर आर वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर यानी कि मतलब H2O वाटर वेपर है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है और ओजोन O3 है। ये सारी जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं और मे भी क्वेश्चन यही पूछा गया हो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस कौन सी हैं, और ऑप्शन में जो भी दिया गया हो एग्जैक्टली तो बच्चे नहीं बता पाए। अगर आप लोगों को याद है तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तो ग्रीन हाउस गैसेज ये सारी हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था अबाउट सोलर पॉन्ड। सोलर पॉन्ड क्या है, तो सोलर पॉन्ड क्या है, देखिए जनरल टर्म में मैंने इसको डिस्कस कर लिया है। सोलर पॉन्ड क्या है, देखिए सोलर पॉन्ड एनी लार्ज ह्यूमन मेड बॉडी ऑफ साल्ट वाटर दैट कलेक्ट्स एंड स्टोर्स सोलर एनर्जी।
यानी कि मानवों द्वारा निर्मित साल्ट वाटर, है ना, लार्ज ह्यूमन मेड बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कलेक्ट्स द स्टोर्स एंड स्टोर्स द सोलर एनर्जी। यानी कि मानव निर्मित एक ऐसा सॉल्ट वाटर है जिसमें जो है जो क्या करता है, सोलर एनर्जी को कलेक्ट और स्टोर करता है। देयर बाय प्रोवाइडिंग अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ हीट एंड पावर। क्यों करता है? सस्टेनेबल सोर्स ऑफ हीट एंड पावर, यानी कि ऊष्मा और शक्ति का सस्टेनेबल सोर्स की तरह काम करे। देखिए जैसा कि सस्टेनेबल सोर्स मैंने बताया था, सस्टेनेबल का मतलब होता है ऐसे सोर्स एंड हीट एंड पावर को जनरेट करना जो कि जिसका यूज़ हम तो कर ही सकें, साथ ही साथ हमारे आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए भी वो चीज़ें हम संरक्षित रख सकें ताकि वो भी उसको यूज़ कर सकें। तो देखिए क्या है, सोलर पॉन्ड टेक्नोलॉजी ऑन द अदर हैंड अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम वाटर थ्रू द यूज़ ऑफ सॉल्ट। अब ध्यान से इसको समझिए क्या है, ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें ऊष्मा की जो खपत है उसको हम लोग बचाते हैं, शक्ति बचाते हैं, किसका यूज़ करके? फ्रॉम वाटर थ्रू द यूज़ ऑफ सॉल्ट, यानी कि पानी में नमक मिलाकर, द कंसनट्रेशन ऑफ विच इंक्रीज विद डेप्थ। ठीक है, तो ये सोलर पॉन्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, बीओडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। बीओडी का हो सकता है फुल फॉर्म पूछा गया हो या डेफिनेशन पूछी गई हो, तो मैंने यहाँ पर जनरल टर्म में डिस्कस कर दिया है इसे भी। तो बीओडी का फुल फॉर्म की बात करें तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो ये है क्या? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी इज़ द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड by aerobic biological organism to break down organic material present in given water sample at certain temperature over a specific time period। ठीक है, यानी कि बीओडी का सिंपल सा टर्म में अगर हम बात करें, पानी में रहने वाले जीवों को ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की, उसकी जो मात्रा होती है उसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। हिंदी में भी मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है। जैसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहा जाता है, एक विशिष्ट समय अवधि पर किसी निश्चित तापमान पर दिए गए पानी के नमूने में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए एरोबिक जीवों द्वारा आवश्यक भंग ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यही चीज़ इंग्लिश में भी लिखी थी जिसको मैंने अब सिंपल टर्म में बता दिया। आगे देखिए क्या है, बीओडी मूल्य 20 डिग्री सेल्सियस पर उष्मायन के 5 दिनों के दौरान प्रति लीटर नमूने के प्रति लीटर ऑक्सीजन मिली आमतौर पर व्यक्त किया जाता है। यानी ये इसको व्यक्त करने का तरीका है। तो इसको आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर समय की कमी है तो इसको फटाफट हम लोग देखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी रेक्टेंगल की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मान लीजिए लंबाई जो है रेक्टेंगल की 10% है और चौड़ाई 20% है, तो इसका डायरेक्ट एक शॉर्टकट फार्मूला है, ट्रिकी फार्मूला है। इसी में डायरेक्ट आप रखिए, एल को ए मान लीजिए, यानी लंबाई को ए मान लीजिए, चौड़ाई को बी मान लीजिए, डायरेक्ट इस फार्मूले में रख दीजिए। तो फार्मूला क्या है, लंबाई में देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है, और ए इंटू बी यानी 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 + 20 ये 30 हो जाएगा, और ये 20 इससे कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस 2 1 2, यानी ओवरऑल 30 + 2 आपका 32% है। यानी कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हो जाएगी। तो अगर ऑप्शन में 32% आंसर होगा तो वही राइट आंसर होगा कि यदि किसी रेक्टेंगल की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कुल 32% की वृद्धि हो जाएगी। राइट आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था व्हाट अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन जनरल टर्म में मैंने इसको डिस्कस कर लिया है। देखिए जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है या आपदा प्रबंधन अधिनियम भी इसे कहते हैं, ये 2005 में आया था। हो सकता है ये पूछ लिया गया हो कब आया था। नंबर 53 ऑफ 2005 was passed by the राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 28 नवंबर, यानी 28 नवंबर 2005 को इसे पास किया गया था। एंड द लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन 12 दिसंबर 2005।
इट रिसीव्ड द असेट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 23 दिसंबर 2005। यानी कुल मिला के फाइनली 23 दिसंबर 2005 को 5 को ये राष्ट्रपति के पास पहुंचा था और वहीं से इफेक्टिव हो गया होगा। अगर हम बात करें व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मेन फीचर्स क्या हैं, तो सबसे पहले देखिए क्या है, फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर प्लान्स, यानी आपदा से संबंधित योजनाओं को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। आगे है टू प्रिवेंट और मिटिगेट पीपल फ्रॉम डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज, यानी जो संबंधित या प्रभावित क्षेत्र है वहाँ से लोगों को बचाना, उन्हें प्रवासित करना कहीं और। टू रिस्पॉन्ड एंड रिकवर फ्रॉम डिजास्टर इवेंट्स, और फोर्थ है आपका कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, अरेंज द गूगल मीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन दे रखे थे और ये लिखा था कि गूगल मीट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप अरेंज करने के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पर मैंने जनरल टर्म में इसको यूज़ कर आपके सामने दिखा दिया है, हाउ टू यूज़ गूगल मीट फ्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, गो टू meet.google.com और ओपन द ऐप इन iOS और एंड्रॉयड और स्टार्ट अ मीटिंग फ्रॉम गूगल कैलेंडर। यहाँ से आप जा सकते हैं, फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आप क्लिक स्टार्ट न्यू मीटिंग और एंटर योर मीटिंग कोड। न्यू मीटिंग अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उस पर क्लिक करिए, या फिर मीटिंग कोड अगर आपके पास है तो आप उसको डालिए। फिर उसके बाद चूज़ द गूगल अकाउंट यू वांट टू यूज़, यानी जिस अकाउंट से आप मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पर वो डालिए। और लास्ट में आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप, क्लिक ज्वाइन मीटिंग। उसके बाद आप मीटिंग ज्वाइन करिए। यू विल हैव द एबिलिटी टू ऐड अदर्स टू योर मीटिंग टू, और आप दूसरे को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था गूगल मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का, प्रोसेस करने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, व्हाट इज़ NIC, यानी NIC क्या है, इससे रिलेटेड। तो जनरल टर्म में मैंने इसको भी यहाँ डिस्कस कर दिया है। NIC का फुल फॉर्म क्या है, देखिए, द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC इज़ एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए NIC किसके अंडर में आता है, मैटी, MEITY, मैटी के अंडर में आता है। मैटी का फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, द NIC प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू हेल्प सपोर्ट द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट IT सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट की सरकार की मदद करता है किस फील्ड में, IT फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में, सूचना प्रौद्योगिकी के फील्ड में जो है गवर्नमेंट की मदद कौन करता है, NIC करता है। बहुत कॉमन टर्म है, आप लोगों ने सुना होगा, ये सिंबल भी आप लोगों ने देखा होगा। एंड द डिलीवरी ऑफ सम ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने ली है। फॉर्मेशन क्या है, 1976 में इसको फॉर्म किया गया था NIC को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, दिल्ली में है। लोकेशन पैन इंडिया, ठीक है। रीजन रिजर्व सर्व्ड इंडिया, पूरे इंडिया भर में सर्व होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसकी, इंग्लिश है। और डायरेक्टर जनरल कौन है इसका, नीता वर्मा जी इसकी डायरेक्टर जनरल है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मैंने शुरुआत में ही इसको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है अबाउट ब्रेटन वुड्स समिट। ब्रेटन वुड्स समिट है क्या, कहाँ पर आयोजित हुआ था, या जो भी कुछ है। तो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, इसको हम जनरल टर्म में मैं बता रहा हूँ। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस फॉर्मली यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, यानी कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस को ही पहले किस नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। मीटिंग एट ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर, यानी यहाँ पर आयोजित हुआ था। ब्रेटन वुड एक जगह है। जुलाई 1 से 22 1944 में। कब हुआ था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी जब ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रहा था। तो क्या किस लिए इसको आयोजित किया गया था ब्रेटन वुड समिट को, टू मेक फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर द पोस्ट वॉर वर्ल्ड आफ्टर द एक्सपेक्टेड डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, यानी जर्मनी और जापान से जो डिफीट हुई थी उसके बाद जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी वर्ल्ड के सामने, तो उस केस में क्या था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर द पोस्ट वॉर वर्ल्ड वॉर आफ्टर द एक्सपेक्टेड डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान। तो ये था ब्रेटन वुड समिट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब एग्जैक्टली ऑप्शंस क्या थे ये सब बच्चे नहीं बता पाए हैं क्योंकि उनको याद नहीं था, फिर भी मैंने जनरल टर्म में इसको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले कौन सा दिवस आया, फिर कौन आया। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये थी कि यहाँ डेट वाइज पूछा था या ईयर वाइज पूछा था।
इसलिए मैंने क्वेश्चन को जनरल टर्म में डिस्कस कर लिया है कि अगर हम बात करें सबसे पहले तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल 1982 सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज डे आया था, मतलब दिए गए ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेकंड नंबर पे 5 जून 1986, यानी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे बात करें तो ओजोन डे 1987 में आया था और 16 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। फिर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आया था 1989 में, हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। और लास्ट में मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो कि 28 नवंबर 2012 को आया था और हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और लास्ट में फिफ्थ है। यानी सबसे पहले कौन आया था, वर्ल्ड हेरिटेज डे आया था, उसके बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, फिर थर्ड आया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, फिर फोर्थ आया था ओजोन डे 16 सितंबर और फिफ्थ है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सबसे लास्ट में 21 मार्च को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन जो भी हो मैंने जनरल टर्म में इसको डिस्कस कर लिया है और ये सारे डेट्स आगे के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था ये भी एग्जैक्टली बच्चे नहीं बता पाए हैं, लेकिन मैंने मोटा मोटा इसको डिस्कस किया है। यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आय में 20% की वृद्धि की जाए तो उसकी आय कितनी होगी। तो मान लीजिए उस व्यक्ति की वर्तमान आय x रुपये है, अब x रुपये में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 20% 20x/100, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 कैंसिल 2 5 10, यानी ये आपका हो गया 5x + x 6x, ठीक है, यानी कि 6x की वृद्धि होगी। यानी पहले कितना था अगर हम बात करें तो पहले था x, अब हो गया फाइनली जो निकल के आया 6, यानी x/5 6x/5 हो गया, ठीक है। तो x माइनस 6x/5 माइनस x अगर हम करेंगे तो 1/5 यानी 20% की जो है इसमें वृद्धि हो रही है। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था ये तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं बता पाएँ। फिर भी जिस हिसाब से अगर क्वेश्चन है तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर मान लें किसी व्यक्ति की वर्तमान आय 100 रुपये है और 20% की वृद्धि हो रही है तो उसकी फाइनल आय 120 रुपये हो जाएगी, ठीक है। यानी 100 का 20% क्या हो जाएगा, 100 का 20% यानी 20 रुपये हो जाएगा और 100 में 20 रुपये जुड़ेगा तो फाइनल आय 120 रुपये हो जाएगी। तो इस तरीके से कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट जो आपका पूछा गया था तो बच्चे बता रहे थे कि कोई भी क्वेश्चन MDG और SDG से नहीं पूछा गया, DI कैलकुलेटिव बता रहे थे बच्चे। और जैसा कि DI और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो 3:2 का रेशियो रहता है, 3 ईजी 2 टफ इस टाइप का। तो ये क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड पूछे गए थे और आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। जो भी क्वेश्चंस थे मैंने डिस्कस कर लिए हैं और अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।